नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के चैप्टर नंबर 2 की समरी देखने वाले हैं। आप इसे समरी या फिर एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाता हूँ और आखिरी में सिर्फ 2 लाइन में इस पूरे चैप्टर की समरी देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी और शुरुआत में ऑथर कहते हैं इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। आप कितना पैसा कमाते हो उससे ज्यादा जरूरी है आप कितना पैसा बचाते हो। चैप्टर के शुरुआत में ऑथर 3.5 डिकेड आगे चले जाते हैं, मतलब 35 साल आगे क्या हो रहा है वह बताते हैं। माइक अपने फादर का बिजनेस चला रहा है और माइक अपने फादर से भी ज्यादा यानी रिच डैड से भी बेहतर बिजनेस को चला रहा है और ऑथर भी 47 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और उनका और उनकी वाइफ का पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा होता है। उसके बाद ऑथर एक कहानी सुनाती है 1923 की, जहां पर एक बिजनेसमैन की मीटिंग हो रही होती है। उस मीटिंग में रिचेस्ट बिजनेसमैन आए होते हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाते हैं। किसी की बड़ी स्टील की कंपनी है तो किसी की गैस की कंपनी है। इस तरीके से बहुत बड़े बिजनेसमैन मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ 25 साल में उनमें से ज्यादा बिजनेसमैन कोई ब्रोक हो चुका होता है या फिर कोई एक्सपायर हो गया है या फिर कोई जेल में चला गया है। तो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी सिर्फ 25 साल में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ब्रोक हो गए। तो उसके पीछे मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन रीजन था। ऑथर बताते हैं कि उसके पीछे असल में ये रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर वक्त अनसर्टेनिटी के टाइम में जी रहे हैं और आज के समय में उससे भी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो जो लोग ब्रोक हो गए थे उसके पीछे एक ही वजह थी और वो वजह थी फाइनेंशियल इलिटरेसी, ऐसा ऑथर कहते हैं। और इसी से ही पता चलता है कि आप पैसा कितना कमाते हो वह जरूरी नहीं है, बल्कि आप कितना बचाते हो यह ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए शुरुआत में ऑथर ने यह बात लिखी है और इसी बात को साबित करने के लिए ऑथर ने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जो लोग कम समय में बहुत ज्यादा करोड़पति बनते हैं या फिर किसी भी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, जैसे कि लॉटरी जीतने से, तो वह पैसों को संभाल नहीं पाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वह फिर से ब्रोक हो ही जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से ऑथर सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि पैसा तो कोई भी कमा सकता है या फिर पैसे तो किसी के पास भी आ सकते हैं, लेकिन जो लोग पैसे को संभालना नहीं जानते या फिर बचाना नहीं जानते वह कभी ना कभी ब्रोक हो ही जाते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोगों का फाउंडेशन जो अमीर बनने के लिए होता है वही कमजोर होता है और उसके लिए ऑथर ने एक स्काई स्क्रैपर का एग्जाम्पल दिया है। स्काई स्क्रैपर मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक एग्जाम्पल दिया है। मान लो सबसे बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हो, अगर उसका फाउंडेशन ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। ठीक उसी तरह अगर आपका फाउंडेशन या फिर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो तो आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते हो। और यही बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि स्कूल में तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती है। हमारा फाउंडेशन कमजोर होता है। फाउंडेशन कमजोर होने के बावजूद भी हम बहुत बड़े होने के सपने देखते हैं या फिर अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन फाउंडेशन वीक होने की वजह से हम कभी भी अमीर नहीं बन पाते, बल्कि हम रैट रेस में ही फंस जाते हैं। अब हम रैट रेस में कैसे फंस जाते हैं उससे पहले ऑथर ने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाई है। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी एंड बाय एसेट्स। मतलब आपको एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा ऑथर का कहना है। और एक बार डिफरेंस समझने के बाद आपको जितना हो सके उतनी ज्यादा एसेट्स को खरीदना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। सबसे पहले एसेट्स का मतलब समझते हैं। एसेट्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको पैसे कमा के दे रही है या फिर जिसकी वजह से पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं, जैसे कि स्टॉक्स पे डिविडेंड मिल रहा है या फिर रेंटल प्रॉपर्टी। इस तरीके की कोई भी चीज जो तुम्हें पैसा कमा के दे रही है उसे एसेट्स कहा जाता है। और आप लायबिलिटी देखते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से पैसे आपके जेब से बाहर जा रहे हैं या फिर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसे लायबिलिटीज कहा जाता है। जैसे कि कार, अगर आपने कार लोन पे ली है तो आपका ईएमआई जाने वाला है, तो वह पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है तो उसे लायबिलिटीज कहा है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एसेट्स खरीदना चाहिए और लायबिलिटी जितनी कम हो सके उतनी लायबिलिटीज रखनी चाहिए।
बस यही बात जो भी लोग समझ जाएंगे वह अमीर जरूर बन जाएंगे, ऐसा ऑथर का कहना है। यही बात समझाने के लिए ऑथर ने यहाँ पर एक डायग्राम दी है जो बताता है कि कैश फ्लो पैटर्न एसेट्स का कैसे होता है और लायबिलिटीज का कैसे होता है। सबसे पहले देखो एसेट्स का कैश फ्लो पैटर्न कैसे होता है। अगर आप एसेट्स ज्यादा खरीदते हो तो एसेट्स से पैसा बन के आपकी इनकम में आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का पैसा एक्सपेंस में आता है जो आपके जेब से बाहर जाता है। तो इस तरीके से मतलब आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बताए हैं। अब आगे ऑथर गरीब और अमीर का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है यह समझाने के लिए 3 कैश फ्लो पैटर्न के एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल दिया है पुअर पर्सन का, मतलब गरीब पर्सन का। जैसे किसी भी गरीब आदमी के पास सैलरी आती है वह सारे पैसे खर्च कर देता है, ना उसके पास एसेट्स होते हैं ना उसके पास लायबिलिटीज होती है। 2 नंबर का कैश फ्लो पैटर्न है मिडिल क्लास आदमी का। मिडिल क्लास आदमी के पास जैसे सैलरी आती है, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट लोन, इस तरीके के लायबिलिटीज में उसकी सारी सैलरी खर्च हो जाती है, एसेट्स के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचते हैं। अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखिए। जब भी अमीर आदमी के पास सैलरी आती है सबसे पहले वह एसेट्स बनाते हैं या फिर एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रेंट पर दे दी, या फिर स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, इस तरीके से उन्हें एसेट्स पैसे बना कर देते हैं और फिर उस इनकम से वो और एसेट्स खरीदते हैं और यही पैटर्न चलता रहता है। जैसे उनके पास पैसे आते हैं एसेट्स बनाते हैं, फिर एसेट्स उनके लिए पैसे बनाते रहते हैं। इसीलिए अमीर इंसान अमीर बनता है और गरीब इंसान गरीब बनता है। और अगर आप भी अपना कैश फ्लो पैटर्न अमीर इंसान की तरफ रखना चाहते हो या फिर आप अमीर बनना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदने चाहिए और इस तरीके से आप अमीर बन सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इसके उल्टा करते हैं, जैसे ही सैलरी आ जाते हैं खर्च कर देते हैं, जो चीज जरूरी नहीं है उसके ऊपर भी खर्च कर देते हैं, और जैसे उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है तो उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह कभी भी एसेट्स बनाने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए वह गरीब रह जाते हैं, हमेशा रैट रेस में लगे रहते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है यंग कपल का। यंग कपल कोई भी हो सकता है, जैसे ही किसी यंग कपल की शादी हो जाती है, जैसे ही शादी हो जाती है उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, नया अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं या फिर हर तरीके के खर्चे बढ़ जाते हैं। एक नई कार लेते हैं वो भी लोन पर, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं शॉपिंग के लिए, मतलब इस तरीके के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और जैसे ही सैलरी आती है तो वो सैलरी इसी खर्चे में चली जाती है, उनके पास 1 रुपए भी नहीं बचता है। फिर जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ जाती है तो वह अपने खर्चे और ज्यादा बढ़ाते हैं और ऐसे ही वह जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। सैलरी आने के बाद सबसे पहले क्रेडिट कार्ड बिल देते हैं, ईएमआई देते हैं और फिर सैलरी आने का वेट करते हैं ताकि अगले महीने के ईएमआई दे सके। और इसी रैट रेस में वह कभी सोचते भी नहीं है कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं या फिर हम अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं। और धीरे धीरे उनको इन सारी चीजों की आदत पड़ती है, फिर तो वह सोचना भी बंद कर देते हैं, एक ही पैटर्न में वो जीने लगते हैं। और इसी को ऑथर ने रैट रेस कहा है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो तो आप रैट रेस से बाहर निकल ही नहीं सकते हो, सीधा ऑथर का ऐसा कहना है। और इसी बात को समझाने के लिए ऑथर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोल दी है या फिर एक एग्जाम्पल दिया है। ऑथर के हिसाब से घर एसेट नहीं है, घर एक लायबिलिटीज है। अब कई सारे लोगों को यह बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन ऑथर का ऐसा ही कहना है और ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं यह आगे समझा रहे हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था यंग कपल का, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह जो भी लोग कमाने लगते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा सेविंग कर लेते हैं तो वह तुरंत घर लेते हैं, और घर लेते हैं लोन पर, मतलब होम लोन करके वह एक घर खरीद लेते हैं। और होम लोन की ईएमआई करीब करीब 20-25 साल की होती है। और ऑथर कहते हैं कि 20-25 साल आपको ईएमआई देने का टेंशन रहता है। जब भी सैलरी आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात यही चल रही होती है कि इस महीने का ईएमआई क्लियर कर दो, आप ज्यादा कुछ सोचते भी नहीं हो। और 20-25 साल के लिए वह एक लायबिलिटी होती है। जब तक घर आपके नाम पे नहीं होता है, बहुत सारे गरीब और मिडिल क्लास लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, घर को एसेट मानकर खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटीज बन जाती है और 20-25 साल उनका घर क्लियर हो जाता है। और फिर भी अगर घर की प्राइस अप्रिशिएट नहीं हुई तो यह एक लायबिलिटी ही होती है, ऐसा ऑथर का कहना है। घर को एसेट्स उसी वक्त माना जाता है जब उससे आप कुछ कमाई कर पा रहे हो, जैसे कि रेंट पे दिया है उससे कमाई आ रही है, या फिर आपने 25 लाख में खरीदा था अब 50 लाख कीमत हो गई है, मतलब अगर प्राइस बढ़ जाती है तब भी एसेट्स माना जाएगा, ऐसा ऑथर का कहना है। लेकिन काफी सारे लोग घर को बेचने के लिए लेते ही नहीं है,
वह उसे एसेट्स मानकर रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वह एक लायबिलिटीज है, ऐसा ऑथर का कहना है। आगे ऑथर यह भी बात बोलते हैं कि घर तब एसेट्स माना जाएगा जब आपने बहुत सारे एसेट्स बनाए हैं और एसेट्स से इतना पैसा आ रहा है कि आप एक अच्छा खासा घर खरीद सकते हो, तभी आपको घर खरीदना चाहिए और तभी घर को एसेट्स माना जाएगा, ऐसा ऑथर का कहना है। इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इंडिया में तो हर किसी के लिए घर खरीदना मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। आप इसे एसेट्स मानते हो या लायबिलिटीज मानते हो, कमेंट करके बताना। आगे ऑथर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करते हैं। ऑथर बताते हैं कि काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा रखना सेफ मानते हैं या फिर आसान होता है। आसान क्यों लगता है उन्हें? क्योंकि उनको रिसर्च या फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी म्यूचुअल फंड चुनो, उसमें पैसे डालते रहो, एसआईपी ऑटोमेटिक होती रहती है। लेकिन वह यह नहीं जानते कि अगर आप बिना सोचे म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हो या फिर अमीर नहीं बन सकते हो। उसके बदले अगर आप आपका खुद का दिमाग इस्तेमाल कर लेते हो या फिर खुद एनालिसिस करके, रिसर्च करके अगर आप स्टॉक्स में पैसे लगाते हो तो आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। तो यह पॉइंट भी बताकर ऑथर ने सिर्फ यही बात समझाई है कि लोगों के पास पैसा आए या ना आए, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट बनना ही नहीं चाहते। अगर आपके पास पैसे है तो आप खुद थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन ले लो और खुद अपने दिमाग से पैसे लगाओ, ऐसा ऑथर का कहना है। और बहुत सारे लोग यही चीज मतलब सीखने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए वह गरीब रह जाते हैं या फिर इसी वजह से वह कभी अमीर नहीं बन पाते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। आगे ऑथर आपके पास वेल्थ है या नहीं या फिर आप वेल्दी हो या नहीं है, इसके लिए भी एक पैरामीटर बताते हैं। आप कितना वेल्दी हो या फिर कितनी वेल्थ आपके पास है, यह जानना है तो अगर आपने आज काम करना छोड़ दिया तो आज से कितने दिनों तक आप बिना काम किए जी सकते हो, उतनी आपकी वेल्थ है, ऐसा ऑथर का कहना है। मतलब अगर आज आपने काम करना बंद कर दिया तो अगले आप 20 सालों के लिए बिना काम किए रह सकते हो, 30 सालों के लिए बिना काम किए रह सकते हो, फिर भी आपके पास पैसे है तो आप वेल्दी हो। कितने दिनों तक आप बिना काम किए रह सकते हो, उसे ही वेल्दी माना गया है। तो ऑथर कहते हैं अगर आपके पास इतने सारे एसेट्स है जो आपके सारे एक्सपेंसेस कवर करके भी आपके पास पैसे बच रहे हैं तो आप वेल्दी हो। बस इतना आसान सा मतलब है। तो अब आपके हिसाब से आप देखो आप कितने वेल्दी हो। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में ऑथर ने 3 चीजें बताई है। सबसे पहले है बिजनेसमैन की मीटिंग। बिजनेसमैन के पास करोड़ों अरबों रुपए होने के बावजूद भी वह ब्रोक हो जाते हैं या फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। यह बात बताकर ऑथर ने यह समझाया है अगर आपके पास पैसे है और आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो फिर भी आप कुछ ही दिनों में गरीब बन जाओगे। इसलिए पैसे से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट ऑथर ने बताया है। दूसरी चीज है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस पता होना चाहिए। जितने ज्यादा आप एसेट्स खरीदोगे उतना जल्दी आप अमीर बन सकते हो, अगर आप लायबिलिटीज खरीदते हो तो आप गरीब ही रह जाओगे। तीसरी चीज यंग कपल का एग्जांपल दिया था। हर कोई यंग एज में सेम मिस्टेक करता है, बहुत सारे लोग सेम मिस्टेक करते हैं, इसलिए दुनिया की बहुत सारी पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, ऐसा ऑथर का कहना है। मतलब हर कोई थोड़े बहुत पैसे आने के बाद होम लोन लेने की सोचता है, कार लोन लेता है, फिर उसी का ईएमआई देते देते लाइफ निकाल लेता है, लेकिन एसेट्स बनाने पे ध्यान नहीं देता है। तो सिर्फ ये 3 चीजें इस पूरे चैप्टर में ऑथर ने समझाई है। तो इस पूरे चैप्टर की सिर्फ 2 लाइन में समरी कर दूं तो पैसे कमाने से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। आपको फाइनेंशियल एजुकेटेड होना पड़ेगा ही। आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा या फिर फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा। आपके पास पैसे हो या ना हो, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट बन जाते हो तो आप जरूर करोड़पति बन जाते हो या फिर अमीर बन जाते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। और फाइनेंशियल लिटरेट बनने के बाद ही आदमी एसेट्स बनाने के बारे में सोचता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके से पूरा शेयर मार्केट सीखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब